आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, श्रीलंका में हम लोग जानते हैं कि सिन्हलीज पॉपुलेशन रहती है। तमिल पॉपुलेशन और सिन्हलीज पॉपुलेशन के बीच में अक्सर कन्फ्लिक्ट देखा जाता है। तो जो नॉर्थ का रीजन है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो तमिल लोग रह रहे हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडो और श्रीलंका के बीच अकॉर्ड हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर थे हमारे राजीव गांधी। तो 13th अमेंडमेंट लाने को कहा गया था। इस 13th अमेंडमेंट में कहा गया था कि क्या राइट उनके रखे जाएंगे, कैसे उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये सब हम देखेंगे। और कल का एक आर्टिकल जो हमारा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में रह गया था, उसको हम पूरा करेंगे कि कैसे सिक्किम को ईस्टर्न जोनल काउंसिल से नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल में भेज दिया गया था, कब अमेंडमेंट हुआ था, और पॉम्पी डिजीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो पहला फ्रंट पेज का आर्टिकल जो रिलेटेड है वो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या हुआ है, जो सोमालियन जो हाईजैकर थे, जिसे पायरेट्स कहते हैं, उन पायरेट्स ने एक कार्गो वेसल को कैप्चर कर लिया था, और उनको छुड़ाने के लिए हमारी इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया। इंडियन नेवी ने डायरेक्ट वार्निंग दी, फोर्सफुल वार्निंग के थ्रू इंडियन नेवी ने ये जता दिया कि हम आपको यहाँ से भगा कर रहेंगे। तो इससे क्या हुआ, एक सोसाइटी में, एक वर्ड में मैसेज गया कि इंडिया की नेवी आज भी इंडियन सी को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ये नेवी थ्रॉट हाईजैकिंग अटेम्प्ट इन अरेबियन सी, मतलब इंडियन नेवी ने उसको भगा के फेंका और हमारे जो कार्गो वेसल था उसको प्रोटेक्ट किया। आप जानते हैं कि इंडियन सी में बहुत ज़्यादा, इंडियन ओशियन में बहुत ज़्यादा इस टाइम डिवास्टेटिंग सिचुएशन है। आप जानते हैं कभी हौथी अटैक कर रहे हैं, तो कभी सोमालियन पायरेट्स अटैक कर रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन बनी रहती है। तो ये एक बहुत बिग मैसेज था कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और इंडिया की तरफ से कि हम इंडियन सी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा इंडियन नेवी इतनी कैपेबल है कि इंडिया को प्रोटेक्ट करने में एक्टिव है। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनएसओ के बारे में। देखो, एनएसओ का बेसिक्स भी देखेंगे हम, मगर यहाँ देखो एनएसओ ने क्या किया है, अपने डेटा को री एस्टिमेट किया है। पहले उसने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7% बताई थी, मगर अब इस साल जो जीडीपी ग्रोथ है वो हमारी 7.3% रहने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो हम बेसिक्स देख लेते हैं, एनएसओ कब स्टेबलाइज हुआ, कैसे बना। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे हम शॉर्टकट में मॉस्पी कहते हैं, इस मॉस्पी के अंदर पहले दो विंग्स होती थी, एक होता था एनएसएसओ और एक होता था सीएसओ। एनएसएसओ क्या होता था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, मतलब ये सर्वे करता था साइंटिफिक मेथड पर, साइंटिफिक बेस पर। फिर इसके बाद क्या किया गया, जो सीएसओ था और एनएसएसओ था, इन सीएसओ को जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो स्टैटिक्स से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करता था, डेटा को मैनिपुलेट करता था, मीन्स टू से डेटा को अरेंज किया जाता था, किस तरह से शो किया जाए। तो इन दोनों विंग्स को मिलाकर एनएसओ बना दिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया। ये ऑफिस 2019 में बना दिया गया और इसको मर्ज कर दिया गया सीएसओ और एनएसएसओ को एनएसओ के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल है, क्योंकि पहले जो हम पढ़ते थे 2019 से पहले, तो एनएसएसओ और सीएसओ के बारे में पढ़ते थे कि सीएसओ ने ये डेटा दिया, एनएसएसओ ने इस सैंपल पर सर्वे पर वर्क किया। तो ये जो डेटा है ये मर्ज कर दिया गया। अब एनएसएसओ ने क्या कहा है कि जीडीपी ग्रोथ हमारी बढ़ेगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो रिलेटेड है वो हमारा है 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंका। देखो क्या हुआ, स्टार्टिंग से आप जान लो, कुछ बैकग्राउंड आप जान लोगे तो आपका याद रखना इजी हो जाएगा। श्रीलंका क्या थी, एक कॉलोनी थी, और इंडिया भी एक कॉलोनी थी। तो इंडिया श्रीलंका जो है ब्रिटिश कॉलोनी थी। इनका मेन रूल, ब्रिटिशर्स का मेन एम क्या रहता था, कैसे ही डिवाइड एंड रूल करो। अब इन्होंने क्या किया, प्लांटेशन के लिए बहुत सारे तमिल लोगों को श्रीलंका में बसाया, और तमिल लोग श्रीलंका में इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में, नॉर्थ में और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में यहाँ बसाए गए, और बहुत सारे प्रोडक्शन किए गए, जैसे प्लांटिंग किया गया, टी प्लांटिंग किया गया। अब क्या किया इन्होंने, इंडिया की तरह, जैसे इंडिया में मुस्लिम्स पर इन्होंने दांव खेला, वैसे ही वहाँ पर श्रीलंका में तमिल पर दांव खेला गया। तमिल पर क्या दांव खेला गया, बहुत सारे इनिशिएटिव तमिल को दिए गए, जिससे इन दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा फाइट हो सके। तो इसके बाद क्या हुआ कि
ये तमिल और सिन्हलीज में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता रहा, श्रीलंकन्स में और तमिल में बहुत कन्फ्लिक्ट होता रहा। इसके बाद एक फोर्स बनी जिसे हम लिट्टे कहते हैं। लिट्टे क्या है? लिबरेशन ऑफ टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिसे हम लिट्टे ऐसे पढ़ते हैं, लिट्टे। तो ये क्या है? एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी तमिल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। मगर इंडिया की गवर्नमेंट और श्रीलंका गवर्नमेंट ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया, जिस ऑपरेशन में लिट्टे को ख़त्म किया गया। मगर अभी भी क्या है कि तमिलियंस को जो राइट देना चाहिए श्रीलंका में, वो राइट्स नहीं मिल पाए। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, देखो इससे पहले जो आज न्यूज़ आई है, तो उसमें प्रेसिडेंट ने क्या कहा है कि हम ये जो 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट कर देंगे। मगर पहले की अगर आप न्यूज़ देखोगे तो यहाँ क्या लिखा है? विदाउट पुलिस पावर। अब विदाउट पुलिस पावर में तमिल नेशनल अलायंस का क्या कहना है कि जब पुलिस की पावर नहीं होगी, लैंड की पावर नहीं होगी, तो दिल्ली जैसा सिस्टम हो जाएगा। दिल्ली में देखो, आपको पता ही है, सेंट्रल और स्टेट दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई होती रहती है। तो तमिल नेशनल अलायंस का ये कहना है कि आप लैंड की भी हमें पावर दीजिए और पुलिस की भी पावर दीजिए। तो आप देखते हैं आगे आगे क्या होना है। मगर हमारा बेसिक मेन एम क्या है कि हिस्टोरिकली 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैसे आया। देखो, आप बैकग्राउंड देखोगे, 13 अमेंडमेंट इनेक्ट किया गया था इंडिया और लंका के अकॉर्ड हुआ था 1987 में। इस अकॉर्ड में डिसाइड हुआ कि हम तमिल जो पॉपुलेशन है उनको ऑटोनॉमी देंगे और कुछ पावर उनके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। अब इस अकॉर्ड में जो कौन कौन पार्टिसिपेट किया था ये आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में अभी पूछ लेता है। इंडो लंकन अकॉर्ड में साइन किया गया जब प्राइम मिनिस्टर थे हमारे राजीव गांधी और प्रेसिडेंट थे वहाँ के श्रीलंका के JR जयावर्धने। इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि जो इथनिक कन्फ्लिक्ट है इसको ख़त्म किया जाएगा और फुल फ्लैश जो सिविल वार चलाई जा रही है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम के द्वारा, इसको ख़त्म किया जाएगा और सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेपरेट स्टेट दिए जाएंगे। तो 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ? इसमें डिसाइड किया गया कि एक काउंसिल बनाई जाएगी, पावर शेयरिंग की जाएगी और 9 प्रोविंस जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में अवेलेबल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी जाएगी। और जहाँ सिन्हलीज मतलब श्रीलंका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उसको रहते हुए भी कुछ पावर तमिल लोगों के साथ शेयर की जाएगी। ठीक है। मगर इशू वही निकल कर आ रहा है कि आप एजुकेशन में पावर दे रहे हैं, एजुकेशन में शेयरिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में, हाउसिंग में, मगर पुलिस और लैंड ऐसा सब्जेक्ट आ रहा है जिसमें कन्फ्लिक्ट लगातार बना हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, किस कंट्री से रिलेटेड है, किस किस के बीच हुआ था इंडो लंका अकॉर्ड। ये सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता ही होना चाहिए। देखो, कल हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से। मैंने आपको ये तो बता दिया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, मगर आपको नोट्स नहीं दिखाए थे। तो देखो ये क्या हुआ था, 1969 में क्या हुआ था, 5th फाइनेंस कमीशन आया। 5th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? इसके पीछे रीज़न था कि कुछ स्टेट ज्योग्राफिकली और सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टेज में है। तो 5th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ असिस्टेंट देना चाहिए ताकि जो ये स्टेट जो डिसएडवांटेज स्टेटस में है इनको कुछ मिल सके। तो मैंने कल आपको ये भी बताया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इससे रिलेटेड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न नहीं है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 चीज़ें देखी, ये कब आया और किसके द्वारा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करती है और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविज़न स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में नहीं है। 5th फाइनेंस कमीशन ने क्या बताया कि ये इंडिकेटर अगर होंगे तो आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट को देना चाहिए। क्या बताया? इंटरनेशनल बॉर्डर होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, हिली ट्रेन होना चाहिए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होना चाहिए, साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस होना चाहिए। इसमें से कोई भी चीज़ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये हमें देना चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें उन्हें बेनिफिट दे सकती है। ऐसा नहीं है ये सारी कंडीशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न तो है नहीं कि सारी कंडीशन मिलना चाहिए, उसके लिए कमेटी बिठाई जाएगी। अब क्या हुआ,
1969 के बाद स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया। अब तक 11 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया। आपको ये नाम पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 11 स्टेट्स कौन कौन से हैं। देखो, आसाम है, नागालैंड है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, उत्तराखंड है, तेलंगाना। आप 3 स्टेट छोड़ दो, बाकी सारे स्टेट नॉर्थ ईस्ट के हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका नॉर्थन स्टेट, उत्तराखंड हो गया नॉर्थन स्टेट, और तेलंगाना को क्यों दिया गया था? तेलंगाना नया स्टेट बना था तो उसके डेवलपमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए तेलंगाना को दिया। तो 3 स्टेट आप छोड़ दो, बाकी नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो आप ऐसे इसे याद रख सकते हो। मैंने 9th शेड्यूल के बारे में आपको बताया था। 9th शेड्यूल क्यों लाया गया था? देखो, जो लैंड रिफॉर्म थे, उन लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट कोई भी संज्ञान ना ले सके, क्योंकि उस टाइम क्या था कि लैंड एक फंडामेंटल राइट था, वो आर्टिकल 19 के अंदर आता था। तो इस फंडामेंटल राइट को नल एंड वॉइड करने के लिए गवर्नमेंट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई थी और 9th शेड्यूल ऐड किया था। 9th शेड्यूल क्यों ऐड किया गया था? जो बहुत सारे अमीर लोग थे, उनके पास बहुत सारी लैंड थी, तो टीनेंट्स को सारी लैंड नहीं मिल पा रही थी, तो गरीब को लैंड नहीं मिल पा रही थी। तो इसको क्या हुआ कि उन टीनेंट्स को और जो शेयर क्रॉपर थे उनको लैंड प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सीलिंग लिमिट लगाई कि पर पर्सन इतनी लैंड हो सकती है, अगर इससे ज़्यादा आपके पास लैंड पाई जाएगी तो आपसे गवर्नमेंट ले लेगी। अब इसके बाद क्या हुआ कि 9th अमेंडमेंट जो लाया गया, इसमें बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लॉ डाल दिए और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था कोर्ट में। मगर सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में IR कोहलू केस में ये कहा कि अगर ये जो आर्टिकल या फिर जो लॉ आपने डाले हैं 9th शेड्यूल में, ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का अगर वायोलेशन करते हैं तो हम इसे रिव्यू करेंगे। तो मतलब ये हो गया कि 9th शेड्यूल को भी रिव्यू किया जा सकता है। अगर वो फंडामेंटल राइट को वायोलेट करते हैं तो उनको नल एंड वॉइड लॉ को किया जा सकता है। तो ये 9th शेड्यूल के बारे में था। अब नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बताना थी। देखो, पहले आप जान लो, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की नोडल एजेंसी जो है वो खुद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल लिए, ठीक है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? देखो, अरुणाचल प्रदेश आता है, मणिपुर आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है, नागालैंड आता है, आसाम आता है, त्रिपुरा आता है। अब सिक्किम को कल मैंने आपको बताया था कि ये ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आता है, मगर क्या हुआ, ये ईस्टर्न जोनल काउंसिल में 2002 तक आता था। आप ये चीज़ याद रखना, कोई भी प्रीलिम का डिस्कशन वाला नहीं बताएगा। ये 2002 तक आता था। 2002 में अमेंडमेंट हुआ और 2002 में अमेंडमेंट के बाद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में सिक्किम को ऐड किया गया ईस्टर्न काउंसिल से रिमूव करके, ठीक है। अब जेनेसिस क्या है? अब इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कैसे प्रोवाइड किया गया? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट आया 1971 में, इसे स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी बनाया गया और नोडल मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बनाया गया। तो हमने 2-3 चीज़ें यहाँ जानी कि कैसे सिक्किम को ईस्टर्न जोनल काउंसिल से 2002 में नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल में रखा गया और कब नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल एक्ट आया और कैसे उसे स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी बनाया गया। यहाँ एडवाइजरी इसलिए लिखा है क्योंकि कोई भी जोनल काउंसिल के द्वारा कोई भी एडवाइस दी जाती है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होती है। आप उसे मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, यूनियन होम मिनिस्टर तो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते ही होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन होते हैं। अब आपने एक चीज़ डिफरेंस देखा यहाँ पर, अगर आप अच्छे से डिस्कशन सुन रहे हैं तो आपने कल देखा होगा कि जोनल काउंसिल में वाइस चेयरमैन जो होते हैं, वाइस चेयरमैन कहाँ गया, वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो हमारे हर स्टेट के 1-1 साल में बनते हैं, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ वाइस चेयरमैन क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के परमानेंट रहते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कुछ डिफरेंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिक चीज़ हर किसी को याद हो जाती है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, ये बेसिक चीज़ है, आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन आएगा। जब जोनल काउंसिल की मीटिंग होगी तो आपस में स्कीम्स के बारे में शेयर होगा,
आपस में लैंग्वेज के बारे में शेयर होगा, आपस में लैंड के बारे में शेयर होगा, पुलिस के बारे में होगा, तो पीस और हार्मनी आएगी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आएगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से ये हमने नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल के बेसिक देखे। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैंने ये टेलीग्राम चैनल पर आपके शेयर कर दिया है कि कैसे जोनल काउंसिल को स्टेचुटरी स्टेटस मिला 1956 में, और नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल 1971 में एक डिफरेंट एक्ट आया। 2002 में क्या किया गया, जो सिक्किम था उसको ईस्टर्न जोनल काउंसिल से हटाकर नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल को भेज दिया गया, और इसमें 8 स्टेट हो गए टोटल। इस तरह से होम मिनिस्टर इसके चेयरमैन बन गए, और मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के वाइस चेयरमैन बन गए। कोई भी पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर या पर्टिकुलर स्टेट का चीफ मिनिस्टर राउंड वाइज नहीं बनेगा। जबकि जोनल काउंसिल में क्या होता है, वाइस चेयरमैन हर साल जिस जोन की मीटिंग है उस जोन का हर साल बदलता रहेगा। जैसे मान लो नॉर्थ जोन की मीटिंग है तो पहले जम्मू एंड कश्मीर, फिर पंजाब, फिर हिमाचल, ठीक है। मगर उत्तराखंड आप जानते हैं सेंट्रल में आता है, ये देख लो। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमारी। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ पॉम्पी डिजीज़ है। देखो पॉम्पी डिजीज़ का बेसिक्स मैं आप बता देता हूँ। पॉम्पी डिजीज़ क्या है, इसे हम ग्लाइको स्टोरेज डिजीज़ भी कहते हैं, ग्लाइको स्टोरेज टाइप 2 डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, जो माँ और बाप से आता है डिसऑर्डर, उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि जीन्स जो है हमारे माँ बाप से ही आते हैं। तो क्या होता है, इसमें डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज की इसमें डिफिशियंसी हो जाती है, जिसे हम अल्फा ग्लूकोसाइडेज कहते हैं। अल्फा ग्लूकोसाइडेज क्या होता है, एंजाइम इज क्रूशियल फॉर ब्रेकिंग डाउन ग्लाइकोजॉन इनटू ग्लूकोज विद इन द लाइसोसोम ऑफ सेल। सेल के अंदर एक लाइसोसोम होता है, और वो लाइसोसोम क्या करता है, ये जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज है, ये जो ग्लाइकोजॉन होता है उसको ब्रेक करता है ग्लूकोज में। मगर यही क्या होता है, इसी की डिफिशियंसी हो जाती है। GAA जिसे हमने अल्फा ग्लाइकोसाइडेज कहा है, इसकी कमी हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी डिफिशियंसी देखने को मिलती हैं। देखो इस पिक में जो दिखाया है, ईटिंग इशू आ जाते हैं, मतलब आपकी मसल्स अच्छे से वर्क नहीं करती है तो खाना आपके मुंह तक नहीं जा पाता है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट आ जाता है, हेयरिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता, और मसल जो है वो आपकी वीक होने लगती हैं। ओवरऑल बहुत सारी डिफॉर्मिटी बढ़ने लगती है, मसल वीकनेस होती है, मोटर स्किल डिले हो जाता है। मोटर स्किल क्या मतलब, बैठने की प्रक्रिया, चलने की प्रक्रिया, वॉकिंग की प्रक्रिया, ये सब डिले हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोपैथी हो सकती है, मतलब हार्ट की जो सेल्स हैं, वो वॉल्स हैं, वो बढ़ने लगती हैं। तो इस तरह की ये पॉम्पी डिजीज़ होती है। तो मैंने आज आपको पॉम्पी डिजीज़ के बारे में बताया, नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल के बारे में बताया, NSO के बारे में बताया। ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, और श्रीलंका के 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बताया। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें, और टेलीग्राम चैनल पर हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। अगर मुझसे आप सेपरेट कोई डिस्कशन चाहते हैं, कोई सजेशन चाहते हैं, तो @WASIH34 पर मुझसे कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।